स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी के इस नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इजराइल और सीरिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम होंगे यूपीएससी और एसएससी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो कवर करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस टॉपिक को, तो जिसमें हम जानेंगे इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष का क्या घटनाक्रम रहा, वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बारे में जानेंगे, इजराइल का गोलमेल हाइट्स कानून क्या है ये भी जानेंगे, सीरियाई गृह युद्ध क्या रहा था उसके बारे में, और इस संघर्ष जो चल रहा है इसमें भारत की स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष क्या चल रहा है। तो हाल ही में सीरिया द्वारा इजराइल पर 3 रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने भी इसे जवाब में रॉकेट दागे। दोनों के बीच हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या रही। तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश में स्थित पिछले कई महीनों से तनावपूर्ण है। इजराइल में अति राष्ट्रवादी सरकार ने सत्ता के आने से उसके पड़ोसियों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। हाल ही में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल द्वारा किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इजराइल को डर है कि कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान सीरिया से लंबे समय से चल रहे युद्ध का इस्तेमाल अपने लड़ाकों और हथियारों को इजराइल की सीमा के करीब तैनात करने हेतु ये सब कर रहा है। इजराइल हाल ही के हफ्तों में दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डे सहित ईरान से जुड़े स्थानों पर बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हुए सीरिया में हमले वो कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में स्थिति जटिल और अस्थिर है, जिससे कई अविकलता शामिल हैं जिनमें प्रतिस्पर्धी हित जुड़े हुए हैं। चल रहे संघर्षों के परिणामस्वरूप लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है और अनगिनत लोगों की जान भी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने संघर्षों के शांत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति तनावपूर्ण एवं अनिश्चित बनी हुई है। जानते हैं इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष का घटनाक्रम वर्ष 1967 में जो हुआ था 6 दिवसीय युद्ध के बारे में। तो इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष का मूल कारण वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध है, जिससे इजराइल ने सीरिया को हरा दिया था और गोलन हाइट्स पर नियंत्रण एवं कब्जा कर लिया था। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार यानी इजराइल और सीरिया दोनों हेतु महत्वपूर्ण है, साथ ही एक कमांडिंग सैन्य सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 1973 में सीरिया सेना ने योग किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया था। हालांकि वर्ष 1974 में एक युद्ध विराम समझौता भी हुआ था, तब ये गोलन हाइट्स का अधिकांश हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। योम किप्पुर युद्ध, जिसे अक्टूबर युद्ध भी कहा जाता है, ये चौथा अरब इजराइल युद्ध था, जिसे योम किप्पुर के यहूदी पवित्र दिन पर मिस्र एवं सीरिया द्वारा शुरू किया गया था। युद्ध के अंत में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर दोनों को अपने संबंधित सहयोगों की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष मुकाबले की ओर आकर्षित कर लिया था। इजराइल का गोलन हाइट्स कानून क्या रहा था, इस कानून के बारे में जानते हैं। वर्ष 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स कानून पारित करते हुए इस क्षेत्र पर प्रभावी ढंग से कब्जा कर लिया और वहां अपने कानून अधिकार क्षेत्र और प्रशासन का विस्तार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने एक प्रस्ताव द्वारा कब्जे वाले सीरियाई गोलन हाइट्स में इजराइल के कानूनों को अमान्य, शून्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रभाव के बिना माना गया था। परिणाम स्वरूप जमीन जो स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन सीमा पर गंभीर टकराव हुए, जिसमें 40 वर्ष से अधिक समय हो गया था। इजराइल और सीरिया ने वर्ष 2000 में समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। सीरियाई गृह युद्ध के बारे में जानते हैं। सीरिया में जो गृह युद्ध चल, वर्ष 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइल और सीरिया के लंबे समय से चल रहे संघर्ष में वृद्धि हुई है। ईरान और इजराइल में अस्तित्व के अधिकार का विरोध करता है। संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका के रूप में भी उभरा है और लड़ाकों, धन एवं हथियारों के साथ सीरियाई राष्ट्रपति के प्रशासन का समर्थन कर रहा है। परिणाम स्वरूप सीरिया ने लड़ाई के दौरान रॉकेट कभी कभी एरेंट फायर के रूप में इजराइल में भी गिरते रहे हैं। सीरिया से लक्षित हमले। इजराइल पर हाल के वर्षों में सीरिया से लक्षित हमले करने का आरोप लगाया गया है, जबकि इजराइल इससे इनकार करता है।
हाल में हमलों से मिले संकेतों ने संघर्ष में वृद्धि को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो पहले से भी अधिक अस्थिर क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। संघर्ष में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत सीरिया इजरायल संघर्ष में एक संतुलित स्थिति रखता है, जिनके सभी पक्षों में संयम बरतने और अपने मतभेदों को बातचीत माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह किया है। भारत ने लगातार सीरिया के संप्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन किया है तथा इसके आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने का आह्वान भी किया है। भारत के लिए संघर्ष का निहितार्थ क्या रहा? तो भारत के लिए सीरिया के इजरायल के बीच संघर्ष का मुख्य निहितार्थ ऊर्जा सुरक्षा के मामले में हो सकता है। भारत सीरिया सहित मध्य पूर्व से तेल आयात पर अधिक निर्भर है। तेल आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी व्यवधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिससे भारत के लिए इस संघर्ष की सुरक्षा निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में चरमपंथी समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थिति का फायदा भी उठा सकते हैं। भारत में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। संघर्ष बढ़ने से क्षेत्र के भीतर या देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इससे आगे की क्या राय होनी चाहिए, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो सीरियाई संघर्ष को अमेरिका, रूस और ईरान जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे प्रत्येक देश एक दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं। सीरिया में स्थिति जटिल और अनसुलझी हैं तथा इसमें शांति का कोई स्पष्ट मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के मूल कारणों को समझने में मदद करता हो और इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताएं और हितों को ध्यान में भी रखता हो। इसका शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान खोजने का उद्देश्य कूटनीति प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ जाना एवं संवादित तरीकों से हो सकता है। इसमें इजरायल, सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं सहित सम्मिलित सभी पक्षों को शामिल किया जा सकता है। क्षेत्रीय सहयोग और अपनी संवाद को एक अन्य दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, जो इन पक्षों के बीच विश्वास स्थापित करने में, इस क्षेत्र के तनाव करने में मदद कर सकता है। इजरायल और कई अरब राज्यों के बीच हाल ही के हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते इस तरह के सहयोग को संवाद एक सकारात्मक उदाहरण भी बन सकता है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।